हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बाजार दर्शन जो कि जैनेन्द्र कुमार के द्वारा लिखा गया चैप्टर है, जो आपकी एनसीईआरटी हिंदी आरओ क्लास 12th में दिया गया है, उसको पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम जैनेन्द्र कुमार जी के बारे में पढ़ेंगे। जैनेन्द्र कुमार जी का परिचय हम सबसे पहले देखते हैं। इनका जन्म 2 जनवरी 1905 में हुआ। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ इनका जन्म, और इनका निधन 1988 नई दिल्ली में हुआ। तो इनका जन्म कब हुआ? जन्म 1905 अलीगढ़ में हुआ, तथा वो भी उत्तर प्रदेश के। निधन 1988 में 1988 में नई दिल्ली में हुआ। जैनेन्द्र कुमार हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखकों में से एक थे। जैनेन्द्र कुमार हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखकों में से एक थे। वे उपन्यास, कहानी और निबंध विधा में अपनी विशिष्ट पहचान रखते हैं। प्रेमचंद के बाद उन्हें हिंदी साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण कथाकार माना जाता है। उनके साहित्य में मनोवैज्ञानिक गहराई, मानवीय संवेदनाएं और गांधीवादी दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से झलकते हैं। मैं आपको बताऊं, जो जैनेन्द्र कुमार हैं वो प्रेमचंद जी के बाद सबसे अच्छी कहानियां लिखने वाले व्यक्ति हैं, और हिंदी साहित्य जगत में इन्हें आधुनिक मुंशी प्रेमचंद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आधुनिक मुंशी प्रेमचंद। ये मनोवैज्ञानिक गहराई, मतलब मन के भावों को बहुत गहराई से पढ़कर लिखने वाले व्यक्ति हैं, समझकर, विचार करके। मानवीय संवेदनाएं, मानव के प्रति क्या संवेदनाएं होनी चाहिए, इस प्रकार से ये लेखन करते हैं, और गांधीवादी दृष्टिकोण इनका स्पष्ट रूप से झलकता है। मैं आपको बताऊं इनकी प्रमुख कृतियां, जो सबसे पहले मैं इनके उपन्यास आपको बताता हूं। सुनीता, इसमें नारी, जो सुनीता इनका उपन्यास है, इसमें नारी स्वाभिमान और उसके अधिकारों का मार्मिक चित्रण किया गया है। बड़ा ही मर्मस्पर्शी चित्रण किया गया है। नारी के अधिकारों की बात की गई है सुनीता में। नारी को पढ़ना चाहिए इस उपन्यास को। परख इनका सबसे पहला उपन्यास था। यह उपन्यास जीवन के आदर्श और यथार्थ के बीच संघर्ष का चित्रण करता है। जीवन के आदर्श और यथार्थ के बीच के संघर्ष को का चित्रण करता है। त्यागपत्र, यह उपन्यास आदर्शवाद और मानवीय भावनाओं का सुंदर समन्वय है। कल्याणी, जयवर्धन और मुक्तिबोध, ये भी इनके उपन्यास हैं। मैंने ये जो येलो हाईलाइट किया है, सुनीता, परख, त्यागपत्र, कल्याणी, ये प्रमुख रूप से आपको याद होना चाहिए, आपके पेपर में पूछा जा सकता है। जैसे उपन्यासों, मतलब इन उपन्यासों में भारतीय समाज, मनोविज्ञान और आध्यात्मिकता का गहरा अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। जैनेन्द्र कुमार ने मनोविज्ञान, मानव के प्रति संवेदनाएं और आध्यात्मिकता, ईश्वर के प्रति लगन, ये सारी चीजें प्रस्तुत की हैं। कहानी संग्रह में तो इनके उपन्यास आप याद रखना, सुनीता, परख, कल्याणी, त्यागपत्र। सुनीता, परख, त्यागपत्र, कल्याणी। हाँ, सुनीता को परखने के बाद त्यागपत्र दे दिया कल्याणी को। ऐसा कुछ आप याद रख लेना, अपने दिमाग में याद रखना। सुनीता, परख, त्यागपत्र, कल्याणी, ये चारों फेमस उपन्यास हैं। बाकी जयवर्धन भी है, मुक्तिबोध भी है। आपके ऑब्जेक्टिव में आता है, आप इसे याद जरूर कर लेना। क्या? सुनीता, परख, त्यागपत्र, कल्याणी। अब इनकी कहानी देखते हैं हम। एक रात, इनकी कहानी का नाम क्या था? एक रात। प्रेम और त्याग की अनोखी कहानी है ये। दो चिड़ियां, यह संग्रह बाल साहित्य और पारिवारिक मूल्यों पर आधारित है। फिर फांसी, जो कहानी है, एक फांसी की सजा पाए व्यक्ति के अंतिम क्षणों में पछतावे और मृत्यु के भय का चित्रण है। मतलब फांसी कहानी में किसी व्यक्ति को फांसी हुई होगी, उसे जीवन में जो भय लग रहे हैं उसमें उसको अफसोस है, पछतावा है, और उसी का चित्रण है। मतलब जिसको फांसी की सजा मिली है उसके विचार क्या हैं, उनको लिखा गया है इसमें। तथा सामाजिक कुरीतियों और मानवीय संवेदनाओं पर आधारित है ये। नीलम देश की राजकन्या, इसमें देशभक्ति और नारी सशक्तिकरण का चित्रण है। हाँ, देशभक्ति तो है ही, ऊपर से नारी के सशक्तिकरण, नारी वुमेन एम्पावरमेंट की बात की गई है। पाजेब सामाजिक कुरीतियों और मानवीय संवेदनाओं पर आधारित है।
पाजेब, जिसे घुंघरू आप कहते हो। तो ये कहानी आपको याद रखना है। एक रात दो चिड़िया फांसी, नीलम देश की राजकन्या पाजेब। ठीक है, ध्यान रखना, आप अपने हिसाब से दिमाग में याद रखना किसी तरीके से। एक रात दो चिड़िया फांसी, नीलम देश की राजकन्या पाजेब। ठीक है, निबंध संग्रह। निबंध संग्रह में इनका एक था प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य और साहित्य का श्रेय और प्रेय, सोच विचार और समय और हम। ठीक है, ये इनके निबंध थे। प्रस्तुत प्रश्न में समाज और दर्शन से जुड़े सवालों का गहन चिंतन है। जड़ की बात मानव जीवन और प्रकृति के आपसी संबंधों का विवेचना है। पूर्वोदय में राष्ट्रीयता और सांस्कृतिक पुनर्जागरण पर आधारित है। साहित्य का श्रेय और प्रेय, साहित्य के उद्देश्य और सामाजिक योगदान पर चर्चा। सोच विचार और समय और हम, इस पर समाज और राजनीति और जीवन के गहरे प्रश्नों पर विचार। ठीक है, तो निबंध इनके ज्यादा उतने फेमस नहीं है, आपको उतना नहीं करना, लेकिन इनकी उपन्यास और कहानियों को आपको करके ही जाना है। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सम्मान, इनको क्या सम्मान मिले? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला त्यागपत्र उपन्यास के लिए। कौन से उपन्यास के लिए? त्यागपत्र उपन्यास के लिए। भारत भारती सम्मान मिला इनको हिंदी साहित्य में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए। ऐसा योगदान हिंदी साहित्य में और किसी ने नहीं दिया, ऐसे योगदान के लिए इन्हें साहित्य भारत भारती सम्मान मिला है। और साहित्य अकादमी त्यागपत्र के लिए मिला है। पद्म भूषण भी मिला 1971 में, भारत सरकार द्वारा दिया गया था। ओके, साहित्यिक योगदान, क्या साहित्य में इन्होंने कुछ योगदान किया है? अरे भाई, तभी तो हम पढ़ रहे हैं। जो योगदान है उस योगदान को हम पढ़ने जा रहे हैं। क्या योगदान है इनका? सबसे पहला, मनोवैज्ञानिक उपन्यासों की स्थापना। इन्होंने मनोवैज्ञानिक, मन के विज्ञान, मन को पढ़कर मन में क्या चल रहा है उस पर, मन के विचारों पर इन्होंने क्या लिखा? उपन्यास लिखा। जैनेन्द्र कुमार ने हिंदी साहित्य में मनोवैज्ञानिक उपन्यासों की एक नई दिशा, नई धारा की शुरुआत की। उनके उपन्यासों में पात्रों के मनोभावों और आंतरिक संघर्षों का गहन विश्लेषण मिलता है। त्यागपत्र और परख इस शैली के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। ध्यान रखना, मन के विज्ञान को परखने में इन्होंने दो जो परख और त्यागपत्र लिखे हैं, इसमें ये इनकी शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। ध्यान रखना, जब आप इनकी भाषा शैली और जीवन परिचय जब लिख रहे होगे तो आप इन बातों को इंक्लूड करोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। कहानियों में विविधता, उनकी कहानियां मानवीय संवेदना और सामाजिक कुरीतियों और जीवन की जटिलताओं पर आधारित है। सामाजिक कुरीतियां भी शामिल करी हैं उन्होंने मानवीय संवेदनाएं भी इंक्लूड की अपनी कहानियों में, जीवन की जटिलताओं को भी शामिल किया है, कठिनाइयों को। नीलम देश की राजकन्या और पाजेब जैसी कहानियां कालजयी हैं, मतलब काल को जीतकर आने वाली है, मतलब हमेशा चलने वाली कहानियां हैं, जिनमें प्रेम, बलिदान और संघर्ष के विभिन्न पहलुओं को प्रस्तुत किया गया है। वैचारिक चिंतन, जैनेन्द्र कुमार के निबंध गहन वैचारिकता और सामाजिक समस्याओं का समाधान की ओर केंद्रित हैं। इनके जो निबंध हैं वो सामाजिक समस्या को उजागर करते हैं। और गांधीवादी विचारधारा है उनकी, विचारधारा का उनकी रचनाओं में विशेष प्रभाव है। तो ध्यान रखना, ये आप लिखना कि इनकी रचनाओं में विशेष प्रभाव कौन सी धारा है? गांधीवादी विचारधारा का प्रभाव है। उन्होंने समाज, राजनीति और अर्थशास्त्र और दर्शन जैसे विषयों को सरल भाषा में गहरे विचार प्रस्तुत किए। ध्यान रखना, ये आप लिखोगे अपने उसमें, जब इनका साहित्य में स्थान, जीवन परिचय, भाषा शैली जब आप लिख रहे होगे तो आपको ये बातें ऐसी मेंशन करनी होंगी कि उन्होंने समाज, राजनीति, अर्थशास्त्र और दर्शन जैसे विषयों पर सरल भाषा में गहरे विचार प्रस्तुत किए हैं। बाजार और उपभोक्तावाद, बाजार और उपभोक्तावाद, जैसा कि हम जिस कहानी को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है बाजार दर्शन, इसलिए ये बात इस इनके जीवन परिचय में मैंने इंक्लूड की है कि इन्होंने बाजार के विषय में भी बात की है। और उनके निबंध संग्रह बाजार दर्शन में उपभोक्तावाद और बाजार दर्शन, बाजार की जादुई ताकत को विस्तार से समझाया गया। हां, जब इन्होंने अपना निबंध लिखा उस निबंध में इन्होंने बाजार की ताकत को बताया है कि बाजार में जादू भरा है। हाँ, जैसे हम कहते हैं ना, भगवान श्री कृष्ण के लिए गाना गाते हैं कि तेरी अखियां है जादू भरी, वैसे ही बाजार में जब हम घुसते हैं ना तो ऐसा लगता है तेरी गलियां हैं जादू भरी। बाजार की गलियां वास्तव में जादू भरी होती हैं। जो
घर से तो हम निकलते हैं तो कुछ ही खरीदने के लिए निकलते हैं, लेकिन जब उधर से लौट कर आते हैं तो थैला भर के ले आते हैं। जो जरूरत का सामान होता है वो भी ले आते हैं, जो नहीं होता है वो भी ले आते हैं। तो यहां पर उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है कि हमें बाजार में किस तरीके से व्यवहार करने चाहिए। तो बाजार और उपभोक्तावाद, उनके निबंध संग्रह बाजार दर्शन में उपभोक्तावाद और बाजार की जादुई ताकत को विस्तार से समझाया गया है। उन्होंने बताया है कि बाजार हमारी आवश्यकताओं को कैसे प्रभावित करता है और विवेकपूर्ण उपयोग से इसे सकारात्मक दिशा में कैसे ले जाया जा सकता है। आप बाजार का विवेकपूर्ण उपयोग करें। बाजार में आप गलती से भी अगर आपने विवेकपूर्ण उपयोग नहीं किया, विवेकपूर्ण तरीके से आपने बाजार में खरीदारी नहीं की, तो यह आपको चौपट भी कर सकता है। तो भाषा शैली, ये ध्यान रखना, यहां से तो आपके पेपर में आता ही आता है, आपको यहां से तो लिखना ही होगा। भाषा शैली, जैनेन्द्र कुमार की भाषा और शैली उनके साहित्य की विशिष्ट पहचान है। ये ध्यान रखना, जैनेन्द्र कुमार के साहित्य की विशिष्ट पहचान क्या है? उनकी भाषा शैली। उन्होंने विषय की आवश्यकता के अनुसार अपनी भाषा और शैली को ढाला है। जैसा विषय वैसी उनकी भाषा शैली। मैं इनकी भाषा शैली के बारे में सबसे पहले आपको भाषा पढ़ाऊंगा, फिर इनकी शैली बताऊंगा। उपन्यासों और कहानियों की भाषा, उनकी भाषा सरल और सहज प्रभावी है। जो इनकी भाषा है वो सरल, सहज और प्रभावी है। वर्णनात्मक स्थलों पर छोटे वाक्यों और तत्सम शब्दों का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखना, जहां पर जो वर्णनात्मक चीजें हैं उनमें इन्होंने छोटे वाक्य और तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है, जिससे कथानक जीवंत और प्रभावशाली बनता है। उदाहरण के लिए जैसे वायसगिरी करना बेहद जिम्मेदारी का काम है। निबंधों की भाषा, उनके निबंधों में उनकी भाषा गंभीर, विचार प्रधान और कभी कभी जटिल हो जाती है। इनके जो निबंध हैं उनमें कभी कभी विचार प्रधान है भाषा, जैसे बहुत विचार करके लिखा गया हो, और कभी कभी गंभीर है, जो विषय की गंभीरता को प्रकट कर रही होती है, और कभी कभी जटिल, इतनी क्लिष्ट हो जाती है, जटिल भाषा हो जाती है जो आसानी समझ में नहीं आती। उन्होंने अरबी, फारसी, उर्दू, संस्कृत के शब्दों का भी प्रयोग किया है। उदाहरण के लिए हम देखें, हम अपूर्ण हैं इसी से हम हैं, थोड़ा सा जटिलता से उन्होंने वाक्य को कंस्ट्रक्ट किया है। तो ये इनकी भाषा थी। अब हम देखते हैं शैली। शैली कैसी है इनकी? मनोविश्लेषणात्मक शैली है, मतलब मन को विश्लेषित करती है, मन का विश्लेषण करती है। तो मनोविश्लेषणात्मक शैली है। उनकी कहानियों और उपन्यासों में पात्रों के मनोभावों और मानसिक संघर्षों का सूक्ष्म चित्रण मिलता है। ये पात्रों के मन में जो सूक्ष्म चल रही बातों को सूक्ष्मता से प्रकट करने का प्रयास करते हैं जैनेन्द्र कुमार जी। उदाहरण के लिए अपना अपना भाग्य कहानी में मनोविश्लेषणात्मक शैली में लिखा है उन्होंने। विचार प्रधान शैली, उनके निबंध गहन चिंतन और तर्कपूर्ण विवेचन का उदाहरण है। तो उनके जो निबंध है वो विचार प्रधान शैली है, क्योंकि उनके निबंधों में क्या मिलता है हमें देखने को कि वो बहुत ही गहन चिंतन से लिखते हैं किसी चीज को। तर्कपूर्ण विवेचन का उदाहरण है, तर्कपूर्ण रहती हैं इनकी बातें। भावात्मक शैली, मतलब भावनाओं का चित्रण होना। उनकी कहानियों में भावनाएं छिपी हुई हैं, संवेदनाएं छुपी हुई हैं, का सजीव चित्रण होता है, तो भावात्मक शैली भी है इनकी। वर्णनात्मक शैली, घटनाओं और पात्रों का सजीव बनाने के लिए वे सरल भाषा और छोटे वाक्यों का प्रयोग करते हैं, तो जिससे वो वर्णनात्मक शैली हो जाती है। तो इस प्रकार इनकी शैली ये रही है। तो हमें किसी भी लेखक के बारे में लिखने के लिए हमें उसकी भाषा और शैली बहुत अच्छे से लिखनी चाहिए, जिसमें हमें भाषा इनकी ये रही और शैली इनकी ये रही। ये चीज आप लिखोगे तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। उसके अलावा साहित्य में स्थान हमें लास्ट में लिखना होता है। तो हम साहित्य में स्थान में क्या लिखेंगे इनके? जैनेन्द्र कुमार ने हिंदी साहित्य को मनोवैज्ञानिक गहराई, वैचारिकता और मानवीय संवेदनाओं से समृद्ध किया है। मतलब मन के विज्ञान, मन को बहुत अच्छे से परख कर लिखने वाले कवि लेखक रहे हैं। वैचारिकता, विचार करके लिखा है। मानवीय संवेदना, मानव के प्रति क्या संवेदना है, ये उन्होंने बहुत ही समृद्ध तरीके से लिखा है। उनकी रचनाएं साहित्यिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि सामाजिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। न केवल साहित्य में महत्वपूर्ण है बल्कि समाज के लिए और दर्शन के लिए भी महत्वपूर्ण है इनकी रचनाएं। उन्हें प्रेमचंद के बाद हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा कथाकार माना जाता है। ध्यान रखना, ये चीज आप मेंशन करना अपने जब आप लिखो तब साहित्य में स्थान में, कि उन्हें प्रेमचंद के बाद सबसे बड़ा कथाकार माना जाता है। आज इन्हें आधुनिक मुंशी प्रेमचंद भी कहा जाता है।
उनका साहित्यिक योगदान हिंदी साहित्य में हमेशा स्मरणीय रहेगा। उन्होंने जो साहित्य में योगदान दिया है वो हमेशा स्मरणीय रहेगा। और वे अपने समय के उन लेखकों में से थे जिन्होंने बेबाक लेखन, सूक्ष्म मनोविज्ञान विश्लेषण और भाषा की पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंट भाषा एकदम से, के लिए साहित्य जगत में एक विशिष्ट स्थान अर्जित किया है। अतः जो जैनेंद्र कुमार जी हैं, इनका साहित्य में एक अद्वितीय स्थान है। और इन्होंने जो लेखन किया है उस लेखक में इनकी जो शैली है, उस शैली में इन्होंने मुहावरे और कहावतों का जो प्रयोग किया है वो भी इनकी भाषा को चार चांद लगा देता है। तो ये बात आप इनकी भाषा में लिख सकते हो कि मुहावरे और कहावतों का प्रयोग इनकी भाषा को क्या लगा देता है, चार चांद लगा देता है। और इनके भाषा में कहीं भी व्यर्थ का शब्दाडंबर नहीं मिलता, व्यर्थ के शब्द नहीं मिलते। ये चीज भी आप इसमें मेंशन कर सकते हो कि जो जैनेंद्र कुमार की भाषा है उसमें कहीं भी व्यर्थ के शब्द नहीं मिलते। और कहावतों और मुहावरों, तत्सम जैसे शब्दों का प्रयोग भी इनकी भाषा को चार चांद लगा देता है। ये लाइन आप लिखोगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है बाजार दर्शन, जो कि जैनेंद्र कुमार के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? जैनेंद्र कुमार के द्वारा लिखा गया है। चलिए आज मैं आपको बाजार के दर्शन करवा के लाता हूं जैनेंद्र कुमार के माध्यम से। जैनेंद्र कुमार जी ने इस पाठ को लिखा है और उन्होंने बाजार के विषय में क्या बातें लिखी हैं आप उनको समझने का प्रयास करें। एक बार की बात कहता हूं, मित्र बाजार गए तो थे, कोई एक मामूली चीज लेने पर लौटे तो एकदम बहुत से बंडल पास थे। एक बार की मैं आपको बात बताता हूं, मित्र मेरे कहां गए थे, कोई मामूली चीज खरीदने के लिए बाजार गए थे। मेरा ही कोई दोस्त सवेरे निकला और बाजार के लिए निकला, और जब बाजार जा रहा था तो संग में कौन थी उनके? श्रीमती जी भी थी। तो जब श्रीमती जी संग में थी तो वो जब बाजार पहुंचे तो बाजार से शाम के टाइम लौटे तो उनके पास बहुत सारे थैले थे और गए तो एक चीज लेने थे। क्यों भाई? मैंने यूं ही पूछ ही लिया उससे। क्या पूछ लिया मैंने कहा यह क्या है, यह क्या है? बोले यह जो साथ थी। मतलब वो भी डायरेक्टली नहीं कह सके, श्रीमती जी की ओर धीरे से इशारा कर दिया कि मैडम साथ में गई थी तो एक थैला से थोड़ी काम चलेगा, बहुत सारे थैले लेके ही आने पड़ेंगे। मतलब उसने सीधी सी बात यह है कि जो सामान खरीद के लाए हैं वो सीधा उसने अपनी पत्नी के ऊपर थोप दिया कि मेरी पत्नी साथ में गई थी तो सामान गए थे एक सामान लेने के लिए, लेकिन पत्नी को तो भैया शॉपिंग तो मतलब एक तरीके से वो ग्लूकोज की बोतल जैसे चढ़ती है वैसे एनर्जी दे जाती है शॉपिंग। तो यहां पर उसने सीधा इशारा पत्नी की तरफ कर दिया। क्या कह दिया? मैंने कहा यह क्या? बोले यह जो साथ थी उनका आशय था कि यह पत्नी, मतलब मेरे साथ जो मेरी पत्नी गई थी, यह पत्नी की महिमा है। किसकी महिमा है? पत्नी की महिमा है। ठीक है, और उस महिमा का मैं कायल हूं। और लेखक कहता है कि उस महिमा का मैं क्या हूं? कायल हूं मतलब मैं उस महिमा को मानता हूं, मैं उस महिमा को जानता हूं, मैं उस महिमा को मानने वाला हूं कि सही बात है कि पत्नियां अगर खर्च नहीं करेंगी तो कौन खर्च करे? पति का क्या खर्चा होता है? अगर पति शादी से पहले रह रहा है तो उसका कितना खर्चा होता है? ना के बराबर खर्चा होता है। 2-5 हजार रुपए में उसका जो है महीना कट जाता है, लेकिन जैसे ही वो शादी कर लेता है तो 30-40 हजार भी कम पड़ने लगते हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि पत्नी जोड़ने में मग्न रहती है और जोड़ने के चक्कर में हम बहुत सारा खर्चा कर बैठते हैं। लेकिन यह बात भी सत्य है कि अगर पत्नी ना जोड़े तो घर में कुछ होगा ही नहीं। और ये जो जेवरात, सोना चांदी, ये भी कुछ नहीं होगा। तो पत्नी के द्वारा जोड़ा हुआ कुछ जो ऐसा धन होता है, जो गहने वगैरह हैं, वो हो सकता है कि हमारे बुरे वक्त में भी काम आ जाते हैं। वरना पति तो ऐसी निठल्ला सा डोलता रहता अगर पत्नियां नहीं होती तो कुल मिलाकर सीधी सी बात यह है कि हम ऐसे ही नहीं कह देते कि किसी सक्सेस पुरुष के पीछे सक्सेस किसी महिला का हाथ होता है। इसीलिए महिला का हाथ होता है। क्यों? क्योंकि महिला क्या करती है? पैसे को व्यर्थ उड़ा। और सुनो, महिला नहीं हो तो पुरुष उतना कमाएगा भी नहीं। तो कम से कम महिला के चलते वो कमाता तो है, मेहनत तो करता है। खैर, हम चैप्टर पर आते हैं कि उनका आशय था कि यह पत्नी की महिमा है, उस महिमा का मैं कायल हूं। आदि काल से इस विषय में पति से पत्नी की ही प्रमुखता और वो क्या बोले? इस महिमा का मैं कायल हूं आदि काल से। इस विषय में पति से पत्नी की ही प्रमुखता प्रमाणित है।
तो आदिकाल से क्या, आदिकाल से इस विषय में पति से पत्नी की ही प्रमुखता प्रमाणित है, और यह व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं, यह स्त्रीत्व का प्रश्न है। यह व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं, प्रश्न नहीं है, यह स्त्रीत्व का प्रश्न है। वो स्त्री है, क्या वो स्त्री है। और यह मत कहना कुछ भी कर सकती है, हाँ यही कहना वो कुछ भी कर सकती है। स्त्री माया ना जोड़े, ये आदि आज से नहीं है, ये बात आदिकाल से स्त्री तो माया जोड़ रही है। तो स्त्री माया ना जोड़े तो क्या मैं जोड़ू। हाँ, भगवान शिव जी तो कैलाश पर्वत पर बैठे रहते थे, वो चिंता ही नहीं करते थे। घर है, मकान है, दुकान है, उन्हें कोई चिंता नहीं थी, कोई परवाह नहीं थी। लेकिन पार्वती मैया धीरे से कहती होंगी, वो अपनी लंका रावण ले गया। अरे ले जान दो, क्या फर्क पड़ता है। मतलब भोले बाबा को कोई प्रकार, किसी प्रकार की चिंता नहीं है, लेकिन पार्वती मैया को तो है चिंता। तो सीधी सी बात यह है कि स्त्रियां चिंता ना करें तो कौन चिंता करे। स्त्री माया ना जोड़े तो क्या मैं जोड़ू, पुरुष जोड़े क्या माया, कौन जोड़ेगा माया। फिर भी सच सच है, और वह यह है कि इस बात में पत्नी की ओट ली जाती है। और सही बात है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि सामान हम साथ में खरीद के लाते हैं, लेकिन ओट किसकी ले ली जाती है, पत्नी की। अरे यार पत्नी संग में गई थी यार, उनको तो हम मना नहीं करते, सामान जो खरीदना है वो खरीद लेती है, ठीक है। अब क्या नहीं, अभी पता लगे मना कर दी तो रोने और लग गई, तो वो और कलेश घर पे जाके चावल भी नहीं बनेंगे, रोटी तो रोटी। उससे अच्छा भैया खरीदवा दो। मूल में एक और तत्व की महिमा विशेष सविशेष है, वह तत्व है मनी बैग। हाँ ध्यान रखना, यहां पर एक मूल तत्व और है जो परचेजिंग को दर्शाता है, वो है मनी बैग, पैसा। हाँ, बाप बड़ा ना भैया और सबसे बड़ा रुपया। वैसे इस कहावत को सार्थक नहीं होना चाहिए, यह कहावत को चरितार्थ नहीं होना चाहिए। कहावत जो है कहने में ठीक है, पर ध्यान रखना बाप ही बड़ा होता है, भैया ही बड़ा होता है, रुपया बड़ा नहीं होता। और आज के समय में ऐसा ही हो गया है। मनी बैग अर्थात पैसे की गर्मी या एनर्जी। कुछ लोगों के पास तो पैसे की गर्मी है, पैसा ऐसे उड़ाते हैं, यूं उड़ाते हैं पैसा। क्यों, और जब एक यूं पैसा उड़ाया जाता है ना, तो बाद में आगे आने वाली पीढ़ियां ऐसे मांग के खाती हैं, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे बाबा। समझिए आप, पैसे को हम ऐसे नहीं उड़ा सकते। परचेजिंग पावर दिखानी चाहिए, पर जो चीज आवश्यक है उस पर, जो चीज आवश्यक नहीं है हमें वो चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। लेकिन नहीं, हमें ट्रैप किया जाता है, हमारे सामने बार बार वही चीज दिखाई जाती है, और हम वही चीज क्या कर लेते हैं, जब वो बार बार एडवर्टीजमेंट आता है तो हमारा मन नहीं मानता और हम मार्केट जाके उसी को सबसे पहले खरीद के लाते हैं। तो पैसे की गर्मी, पैसा पावर है, बात तो सही है, पैसा पावर है। मतलब आज के समय में क्या चलता है, पैसा चलता है, हर जगह पैसा चलता है। सरकारी नौकरी भी चलती है, और सरकारी नौकरी में पैसा ही तो आता है, तभी तो पैसा ही पावर है। तो सीधी सी बात यह है कि पैसा आपके पास है तो आप उसकी गर्मी दिखाते हो, लेकिन गलत तरीके से गर्मी दिखाना क्या है, वो जैनेन्द्र कुमार ने बताया है। पैसा पावर है, पर उसके सबूत में आसपास माल टाल ना जमा हो तो क्या वह खाक पावर है। सही बात है, लोगों के पास पैसा, कुछ तो ऐसे होते पैसा नहीं है फिर भी क्या करते हैं, दिखाते हैं। चाहे लोन ले लो, लोन पे टीवी ले लो, लोन पे रेफ्रिजरेटर ले लो, लोन पे मकान ले लो, पूरी जिंदगी लोन में चली जाती है। अगर आपने किराए का लोन ले लिया तो लोन में चली जाएगी पूरी जिंदगी, ध्यान रखना। सीधी सी बात यह है, अगर आपने लोन पर लोन ले लिया तो जिंदगी खत्म है आपकी। अब इसलिए अपनी झोपड़ी सही है, ध्यान रखना, वही सही है, आपके पास जो है वही सही है। पैसा पावर है, पर उसके सबूत में आसपास माल टाल ना जमा हो तो क्या वह खाक पावर है। ये बात सही है, पैसा पावर है, पर पैसा को दिखाया ना जाए तो वो काहे की पावर। कभी कभी कुछ लोग, पैसा तो होता है लेकिन वो दिखता नहीं है, दिखता नहीं है तो फिर काहे का पैसा है तुम्हारे पास, कोई पैसा नहीं है तुम पे। अड़ोसी पड़ोसी ये कहेंगे यार कुछ नहीं है, ऐसा ही है। पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए, अगर पैसा देखना है किसी का तो बैंक हिसाब देखिए। अब बैंक हिसाब कौन किसके देखने जा रहा है कि भैया कौन के बैंक अकाउंट में कितना रुपया पड़ा है, पासबुक कौन किसको अपनी दिखा रहा है।
तो फिर किसी के पास 4 पहिया की गाड़ी हो, मतलब 4 व्हीलर हो, उसके पास स्कॉर्पियो हो, चाहे साला लोन पे हो, लेकिन स्कॉर्पियो से जाता है, स्कॉर्पियो से आता है, तो हमें लगेगा यार बड़ा पैसे वाला व्यक्ति है। मतलब पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए, पर माल, असबाब, मकान, कोठी तो अनदेखे भी दिखते हैं। हाँ, बैंक हिसाब कौन देख पा रहा है? जो सामान सट्टा है, बैंक है, कोठी है, मतलब जो कोठी है, बंगले हैं, ये तो बिना दिखाई देखते हैं। तो इनके लिए आपको किसी की किताब देखने की आवश्यकता नहीं होती। गाड़ी बंगले देखने के लिए आपको किताब नहीं देखनी पड़ती। पैसे की उस परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है। और पावर का रस है मतलब जो व्यक्ति कुछ खरीद लाता है वो अपने आप को बड़ा ही पैसे वाला मानता है, और अपना पावर, उस पावर का रस उसके अंदर झलक रहा होता है। लेकिन नहीं, लोग संयमी भी होते हैं, पर ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति कार खरीद लाए। घर में नहीं है दाने और अम्मा चली मुझाने, वो वाला हिसाब हर किसी का नहीं होता। हर कोई व्यक्ति पैसा खर्च नहीं करता। संयमी भी लोग होते हैं, जो जरूरत का सामान है उसी पर पैसा खर्च करते हैं लोग। लेकिन नहीं, लोग संयमी भी होते हैं, वे फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं, वे पैसा बहाते नहीं है और बुद्धिमान होते हैं। बुद्धि और संयम पूर्वक वह पैसे को जोड़ते जाते हैं। वह पैसे की पावर को इतना निश्चय समझते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा उन्हें दरकार नहीं है। मतलब पैसे की जरूरत से उन्हें इनकार नहीं है, पर पैसे की पावर वो जरूरत की चीजें खरीदने में दिखाते हैं। तो लोग संयमी भी होते हैं, बस खुद पैसे के जुड़ा होने पर उनका मन गर्व से भरा फूला रहता है। हाँ, बस ध्यान रखना, खुद पैसे के जुड़ा होने पर, मतलब जिनके पास पैसा इकट्ठा रखा है, बस उनका मन उसमें प्रसन्न रहता है, वो इसी से खुश रहते हैं। खरीद के खर्च करके खुश नहीं रहते, क्योंकि वो पैसे की पावर को जानते हैं। लेकिन ध्यान रखना, इतनी भी कंजूसी नहीं होनी चाहिए कि मैंने कहा क्यों भाई समोसा खाएगा? हाँ, समोसा तो खाने की इच्छा कर रही है, कितनी, बहुत सारी इच्छा कर रही है, तो खाएगा? हाँ खाऊंगा, पर कोई दूसरा खिला दे तो। ये दूसरे से उम्मीद करना छोड़ दो। कुछ लोग दूसरे का माल जो है रद्दी समझते हैं, दूसरे का पैसा रद्दी समझते हैं और अपने पैसे को सोना चांदी समझते हैं। ऐसी कंजूसी भी नहीं होना चाहिए। तो कुल मिलाकर आपको अगर खर्चा खाना है तो अपने पैसे से खर्च कीजिए, अपना पैसा खर्च कीजिए, अपने पैसे से खाइए। दूसरे को उल्लू बनाकर तुम खा रहे हो, इसका मतलब क्या है? तुम अपने आप को ज्यादा होशियार समझ रहे हो? जी नहीं, आप कंजूस हो। तो ऐसे भी कंजूस नहीं बनना है कि हम दूसरे के पैसे को रद्दी समझें और अपने पैसे को जो है सोना चांदी समझें। पर व्यर्थ की चीजों पर हमें खर्च नहीं करना चाहिए। अच्छा खाने पर आप खर्च कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप फल लीजिए, सब्जी लीजिए, पर ऐसा नहीं कि फल और सब्जी ले रहे हो तो फेंक भी रहे हो कचरे में, कुछ खा रहे हैं कुछ फेंक रहे हैं, ये हो गए व्यर्थ का खर्चा। कपड़े आपके पास 4 जोड़ी हैं, क्या जरूरत है 6 जोड़ी होने की? और क्या जरूरत है महंगे कपड़े होने की? आप 5,000 की शर्ट टी शर्ट पहन रहे हो, क्या जरूरत है उसकी? हमारे पास जितनी चादर है उतने पैर फैलाएं, उतने ही पैर फैलाने चाहिए। लेकिन नहीं, कुछ लोग तो लोन पे भी पैर फैलाते चले जाते हैं, बाद में अपनी जिंदगी और अपने बच्चों की जिंदगी भी काय में डुबो के चले जाते हैं, लोन में कर्जे में डुबो के चले जाते हैं। मैंने कहा यह कितना सामान ले आए, मतलब ये जो इतनी बात हुई वो पैसे की पावर पर चल रही थी। लेकिन मैंने अपने दोस्त से कहा कि भैया मित्र, मैंने कहा यह कितना सामान ले आए, तो वो धीरे से कह तो चुका कि मेरे साथ जो श्रीमती गई थी, और जो श्रीमती गई थी वो भर ले आई दुकान से सामान इतना सारा। मित्र ने सामने मनी बैग फैला दिया और अपना मनी बैग फैला दिया, बटुआ मतलब खोल के दिखा दिया। क्या कह दिया? कहा यह देखिए सब उड़ गया, पैसा है ही नहीं, खाली, सब जेब खाली। और कहा यह देखिए सब उड़ गया, अब जो रेल टिकट के लिए भी बचा हो, अब जो रेल टिकट के लिए भी बचा हो। मैंने तब, मतलब रेल टिकट के लिए भी पैसे नहीं बचे थे फाइनली, तो इनके पास इतना पूरा माल उड़ाया है, वहां पे पूरा पैसा उड़ाया है। यही नहीं देखा इन्होंने कि बाजार का जादू है। हाँ, मैंने तब तय माना कि और पैसा होता और सामान आता,
हाँ, अगर इस भाई साहब की जेब में, अगर मेरे दोस्त की जेब में अगर और पैसा होता तो ये सामान, इसकी श्रीमती जी और सामान लाए बिना मानती नहीं। वह सामान जरूरत की तरफ देखकर नहीं आया, मतलब कुछ सामान, देखिए गए तो एक सामान लेने थे, कुछ सामान लेने गए थे, एक आध सामान लेने गए थे, लेकिन थैले भर ले आए, मतलब जरूरत देखकर सामान नहीं आया। सामान आया है पैसे को उड़ाने की दृष्टि से, पैसे की परचेजिंग पावर दिखाने की दृष्टि से। बाजार का जादू इनके ऊपर चढ़ गया है। मैंने तब तय माना कि और पैसा होता तो सामान और सामान आता, वह सामान जरूरत की तरफ देखकर नहीं आया, अपनी परचेजिंग पावर के अनुपात में आया है, परचेजिंग पावर दिखाने के अनुपात में आया है। लेकिन ठहरिए, इस सिलसिले में एक और भी महत्व का तत्व है जिसे नहीं भूलना चाहिए, उसका भी इस कर्तव्य में बहुत कुछ हाथ है, वह महत्व है बाजार। हाँ, ये बात ध्यान रखिए, हमेशा व्यक्ति खराब नहीं होता। आप सोच रहे हो ना कि व्यक्ति ही खराब है, कभी कभी कुछ लोगों को बाजार ऐसे, मतलब बाजार में एक नशा है, बाजार में जब व्यक्ति घुसता है तो वो एकदम से उसकी बाजार की चकाचौंध में खो जाता है, और वो ये भूल जाता है कि मैं जो जेब में पैसे लाया हूं वो किसी और कार्य के लिए भी है, और वो उन सामानों को भी खरीद लेता है। उन सामान को, जो बाजार है वो सामानों को ऐसे प्रस्तुत करता है जैसे हमारी यहीं पर सारी खुशियां बिखर रही हूं। मैंने कहा यह इतना कुछ नाहक ले आए, मतलब बेकार ले आए, कुछ चीजें तो तुम बेकार ही उठा ले आए। और वो बेकार क्यों उठा लाए? क्योंकि बाजार से चमकता है और आपके पूरे पैसे को खर्च करवा देता है। मित्र बोले कुछ ना पूछो यार, बाजार है कि शैतान का जाल? बाजार नहीं है, शैतान का जाल है। एक बार बाजार में फंसते हैं तो मकड़ी के जाल में या शैतान के जाल में फंस के रह जाते हैं। ऐसा सजा सजा कर माल रखते हैं कि बेहया निर्लज्ज ही हो जो ना फंसे, कोई निर्लज्ज हो, बेहयाई हो जो ना फंसे। हम तो ट्रैप हो जाते हैं, बहुत सारे लोग ट्रैप हो जाते हैं बाजार में जाकर। पर हमें बाजार में यूं ही नहीं फंसना चाहिए। घर से लिस्ट बना के ले जाओ, अपनी जरूरत के सामान की लिस्ट बना के ले जाओ और वही सामान खरीद के लाओ। फालतू की चीजों पर दिमाग ही मत लगाओ। आपको पता है कि मुझे धनिया लाना है तो फिर मैं कहां जाऊंगा? किराना स्टोर पर ही जाऊंगा और धनिया लेके चुपचाप भाग जाऊंगा। कहीं मैंने बगल वाली कपड़े वाले की दुकान पर नजर डाल दी, या फिर सैंडल वाले की दुकान पर नजर डाल दी, या फिर मैंने किसी और दुकान पर जहां पर तमाम प्रकार के साजो सजावट का सामान दिख रहा हो, तो पक्का मेरी जेब में जो दूसरे कार्य के पर्पज, दूसरे उद्देश्य से जो पैसा रखा है वो वहीं खर्च कर आऊंगा। इसलिए अपने दिमाग को बड़ा स्टेबल करके लिस्ट बनाकर तैयार करके लेके जाओ। जो जरूरत है वो खरीदो, उसके लिए थोड़ी दूसरे से मांगते रहोगे जरूरत का सामान। कुछ लोग तो दूसरे के यहां से मांग मांग के पूरी जिंदगी काट लेते हैं। लाना भैया खुरपी देना, लाना भैया आरी देना, लाना भैया प्लास देना, वापस नहीं करना। ऐसी भी कंजूसी बेकार है। तो आपकी जरूरत का है वो अपने लिए खरीदिए, और जरूरत का नहीं है उसको मत खरीदिए। जो व्यर्थ सामान है उसको मत खरीदिए। आप सुनिए, मैंने मन में ही कहा ठीक, बाजार आमंत्रित करता है कि आओ मुझे लूटो लूटो और लूटो। मैंने मन ही मन कहा हाँ, बाजार ही बुलाता है ना, आओ मुझे लूटो लूटो और लूटो। अरे बाजार किसी को नहीं बुलाता। इधर इनका मानना यह है कि बाजार की चकाचौंधी तो बुला रही है। सब भूल जाओ, मुझे देखो, मेरा रूप और किसके लिए है? मैंने जो ये रूप सजाया है वो किसके लिए सजाया है? तुम्हारे लिए तो सजाया है। अरे अब बाजार ने अपना रूप किसके लिए सजाया है? तो बाजार ने अपना रूप ग्राहकों के लिए सजाया है। मैं तुम्हारे लिए ही हूं। नहीं कुछ चाहते हो तो भी देखने में क्या हर्ज है? देखने में क्या दिक्कत है? क्या जाता है तुम्हारा देखने में? आपने देखा है? अरे बहन जी नहीं लेना, कोई बात नहीं, देख तो लो, अरे देख तो जाओ। ऐसे भी दुकानदार होते हैं, साड़ी पहन पहन के दिखा देंगे तुरंत, इस कलर की उस कलर की। मैडम दीदी आपके ऊपर तो ये वाली साड़ी जचेगी। अरे भैया दीदी से तो पूछ लो, उसके बच्चे की फीस जमा होनी है, दीदी यही खर्च करवाने जा रही है। अब चक्की की तरह पापा पीसे जाएंगे। तो व्यर्थ का सामान नहीं खर्च करना चाहिए, व्यर्थ की चीजों पर पैसा नहीं खर्च करना चाहिए।
पर ऐसा ही नहीं स्त्रियां ही खर्च करती हैं, आजकल तो पुरुष भी खर्च करते हैं, उल्टा सीधा खर्च करते हैं। अजी आओ भी इस आमंत्रण में यह खूबी है कि आग्रह नहीं है, आग्रह तिरस्कार जगाता है। अजी आओ भी इस आमंत्रण में यह खूबी है कि आग्रह नहीं है, वो आपसे आग्रह नहीं कर रहा, आग्रह तिरस्कार जगाता है, क्योंकि आग्रह करने का मतलब तिरस्कार, अपमान। लेकिन ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है, जो ऊंचे बाजार होते हैं उनका आमंत्रण मूक होता है। आप खुद ही देख के चले जाते हो उधर को कि भैया डीबी मॉल में चलेंगे, वहां से सामान खरीदेंगे, और उससे चाह जागती है। जब आप पहुंचते हो तो इच्छा जागती है, चाह मतलब अभाव, और जब चाह मतलब तुम्हारे पास किसी चीज की कमी है। चाह क्यों जाग रही है नहीं, वो बस अभाव मतलब कमी। चौक बाजार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है कि उसके अपने पास काफी नहीं है, उसे लगता है कि मेरे घर में यार इस सामान की कमी है, अगर वो बाजार में खड़ा होगा तो। और बाहर घर में होगा तो उसे घर में कोई कमी नहीं है, सब कुछ अच्छे अच्छे से चल रहा है। और चाहिए, और चाहिए, मतलब जो सामान सट्टा है वो कम है, मेरे यहां कितना परिमित है, कितना सीमित सामान है, और यह कितना असंतुलित अतुलित है ओ, और ये कितना महान सामान, मतलब मेरे घर पे जो रखा है वो कितना बेकार सा सामान है, कम सा सामान है, सीमित सा सामान है, लेकिन यहां कितना अतुलित सामान है जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। बड़ा ही यूनिक सा सामान नजर आता है बाजार का, और एक बार खरीद के ले आते हैं, फिर उसके बाद उसके महत्व ही खत्म हो जाता है। जिसके पास कार नहीं है उसे कार का महत्व भयंकर अतुलित लग रहा है, और जिसके पास कार है उसका महत्व धीरे धीरे कम होता चला जाता है। कोई अपने को न जाने तो बाजार का यह चौक उसे कामना से विकल बना छोड़े। विकल, विकल मतलब बेचैन, विकल क्यों, पागल, असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर मनुष्य को सदा के लिए यह बेकार बना डाल सकता है। कभी कभी बाजार किसी को कैसा बना सकता है, बेचैन, बेचैन कर सकता है, और बेचैन पागल कर सकता है, संतोष भर सकता है उसके अंदर, लालच तृष्णा भर सकता है, उसकी इच्छा पूरी ना हुई हो, मतलब प्यास, एक प्रकार की ईर्ष्या जलन भर सकता है दूसरे के पास, अरे भैया इसके पास कार आ गई अब उससे जल रहा है वो, ऐसी चीजें भर सकता है बाजार। घायल कर मनुष्य को सदा के लिए यह बेकार बना डाल सकता है। जिसके पास पुरानी कार थी, अब बगल वाले की यहां नई कार आ गई है, तो बगल वाले की कार को देखकर जो पुरानी कार वाला वो ईर्ष्या से भर गया। अरे भाई तभी तो तू, अब तेरा ईर्ष्या से भरना ही तुझे अब नई कार लेने के लिए मजबूर करेगा और तेरे पैसे को बर्बाद करेगा। अरे उसी पुरानी से काम चल रहा है तो उसी से काम चला भाई, ईर्ष्या क्यों रखता है दूसरे से। तो यहां पर लेखक जैनेन्द्र कुमार ने इस बाजार दर्शन निबंध के माध्यम से आपको एक मित्र की विचारधारा और एक मित्र के द्वारा की गई खरीदारी के बारे में बताया है। अगले पार्ट में हम और जो दूसरा मित्र है या फिर चैप्टर से रिलेटेड और जो बातें हैं वो पूरा चैप्टर हम एक साइड से समझेंगे इसमें। ओके, थैंक यू।